हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है आपका आपकी ऑपरेशन सीरीज में दोस्तों। और इस ऑपरेशन सीरीज में हम आज 27 व 28 दो दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पर अच्छे से देखेंगे दोस्तों। इस ऑपरेशन सीरीज में हम 25 मिनट से 20 मिनट मतलब 20 से 25 मिनट का जो हमारा टाइम है, इस 20 से 25 मिनट के टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, आपकी एसएससी, रेलवे, जितनी भी एग्जाम है दोस्तों, इन सब एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जहां जहां इंपॉर्टेंट बात है, वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप जानते हो एक दिन में बहुत सारा करंट अफेयर्स होता है, लेकिन कौन सा करंट अफेयर्स हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है, कौन सी बातें हमारी एग्जाम में आ सकती है, इन्हीं बातों पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा है। यदि आप करंट अफेयर्स में ज़्यादा घुसने लगोगे तो आपके दूसरे सेगमेंट जो है वो लगभग लगभग धीरे धीरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पीछे छूटने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में करंट अफेयर्स के वही बिंदु देखें जहां संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर हम इस 20 मिनट से 25 मिनट में दोस्तों सारा करंट अफेयर जो है एक दिन का बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों विश्वास मानिए, वही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा में संभव है, जहां से प्रश्न बन सकते हो। क्योंकि करंट अफेयर्स का लेक्चर भी 1 डेढ़ घंटे आसानी से चलाया जा सकता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम देना मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। क्योंकि अगर आप एक दिन की खबरें उठाकर देखते हो, यदि आप न्यूज़ देखते हो, 4-5 न्यूज़पेपर भी अगर उठाकर देखोगे, तो 8 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 ऐसी प्रमुख खबरें रहती है जिनको हाँ हम देख सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी खबरें बहुत सारी है, लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरी है उन्हीं पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। तो आज से आपकी इस ऑपरेशन सीरीज में दोस्तों हम ये 20 मिनट का शो शुरू करेंगे। आपकी इस ऑपरेशन सीरीज में हम 20 मिनट में उन सारे करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे जो हमारी एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी इस क्लास का सेशन हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम 27 व 28 दो दिन का करंट अफेयर साथ में देखेंगे। और जो बिंदु हमारे इससे पहले के हमने जैसे मान लो 26 सितंबर का जो हमने करंट अफेयर देखा था, उसका रिवीजन भी यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, जिन प्रश्नों पर रुकने की आवश्यकता है, जहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आयाम है, जिसके स्टैटिक पोर्शन से भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे बिंदुओं को भी हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। और जो बिंदु जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं उनको अच्छे से देखकर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारा एरिया कवर हो जाएगा और बेहतर तरीके से एक दिन का जो करंट अफेयर्स होता है उसको हम अच्छे से यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं हमारी आज के पहले दिन से। और आप जानते हैं दोस्तों आज है 28 सितंबर, और आज 28 सितंबर की दो प्रमुख बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, हमारे शहीद आजम का जन्मदिन है। और हमारे शहीद आजम का जो जन्मदिन है, तो आपके लिए उनको जानना बहुत जरूरी है। सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है, आज 28 सितंबर है, ये बात आप जानते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आज ही के दिन विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। पहले वन बाय वन हम शुरू करते हैं। ये है हमारे सरदार भगत सिंह। ठीक है, और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। इन्होंने हमारी स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ठीक है, ये हमारे हीरो है और हम सदैव हमारे हीरो बने रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। चलो बात करते हैं सरदार भगत सिंह जी की। तो समझना दोस्तों यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ था भारत में ही, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान का एक जिला है दोस्तों लायलपुर, वहां पर इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1960 के दिन। 1960 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो इसलिए आज इनको हम जाने, इनके बारे में, इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए। तो हमारे लिए भी इनको जानना बहुत जरूरी है। चलो कहानी शुरू करते हैं अब फटाफट। सारी चीजें बेहतर तरीके से एक बार अच्छे से अपनी नजरों से देख लेते हैं। चलो 28 सितंबर 1907 को इनका हुआ था दोस्तों जन्मदिन, जन्म दिवस है इनका मनाया जाता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ बात करते हैं दोस्तों पहले इनके जीवन की घटना। अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्रांति के बीज बोए। 13 अप्रैल 1919 को दिन हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहानी इसकी भी समझ लो दोस्तों। जलियांवाला बाग है कहाँ पर दोस्तों? यह जो है पंजाब प्रांत का जो अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल जो है, स्वर्ण मंदिर, उसके समीप एक स्थान है जलियांवाला बाग। अब यहाँ की कहानी और स्टोरी थोड़ी सी देख लेना, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोस्तों जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट को लेकर
वहाँ की जो जनता थी उन्होंने एक क्या की, अपनी एक आयोजन किया, वहां पर उपस्थित भीड़ ने जो रोलेट एक्ट था इसका क्या किया, विरोध किया। अब रोलेट एक्ट क्या था पहले ये समझ लो, फिर वापस इस कहानी पे आता हूँ। दोस्तों रोलेट एक्ट 1919 में आया था और यह भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिसमें जो भारतीय हैं, जो आंदोलनकारी है, इनको बिना किसी जांच पड़ताल के क्या किया जाता था, कैद कर लिया जाता था और जेल भेज दिया जाता था। उन पर कौन सा मुकदमा चल रहा है, क्या आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिन जिन लोगों को टारगेट करना होता था उनको टारगेट कर लेते थे और जेल भेज देते थे। जेल भेजने के बाद भी दोस्तों यदि कोई व्यक्ति है तो वो न्यायालय में अपील भी नहीं कर सकता था इन बातों को लेकर, जिन बातों को लेकर उनको कैद किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां पर जो है बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध किया गया, ठीक है, और विरोध होना संभव भी था। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर समझना, इसकी इस रोलेट एक्ट की बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन आप अभी इतना मानो कि यह भारत में काला कानून के नाम से जाना जाता है और इसमें जो आंदोलनकारी है, जो क्रांतिकारी है, इनको बिना अनुमति के कैद कर लिया जाता था और जेल भेज दिया जाता था। प्लस उनको न्यायालय में अपील की भी कोई ऐसी उनके पास अनुमति नहीं दी जाती थी उनको कि वह इस बात को लेकर न्यायालय में किसी प्रकार से अपील कर पाए। तो इस बात को ध्यान में रखकर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, यहाँ पर क्या है, एक जो भीड़ जो थी उन भीड़ ने इसका विरोध करने के लिए एकजुट हुए यहाँ पर। लेकिन एक ब्रिटिशर था, एक अधिकारी था उस समय, उसका नाम था जनरल डायर। नाम याद रखना दोस्तों, क्या नाम था, जनरल डायर। और इस डायर ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर फायरिंग की कर दी अनुमति, अनुमति दे दी दोस्तों कि इन लोगों पर क्या कर दो, गोलियां बरसा दो। और यकीन मानो लगभग 400 लोग इन गोलियों से क्या हो गए दोस्तों, शहीद हो गए और 1500 से भी अधिक जो है लोग यहाँ पर घायल हुए। लेकिन 400 का आंकड़ा कई बार आप देखोगे दोस्तों, जलियांवाला बाग में 384 के आसपास आंकड़ा, 484 के आसपास आंकड़ा दिया है, कई जगह 382, और ब्रिटिशर्स के अनुसार जो है, इनके अनुसार 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन आप मोटा मोटा याद रखो कि इस केस में, इस कांड में दोस्तों लगभग 400 लोग उस समय क्या हुए, शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ी घटना थी और इसी घटना को जोड़ो आप अपने भगत सिंह से, ठीक है। तो यहाँ की जो घटना है, इस घटना से प्रभावित होकर इनके मन में क्रांति के बीज बोए उगे और इन्होंने दोस्तों क्या किया, यहाँ से देश के लिए जो है अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना इनसे जोड़कर। फिर बात करते दोस्तों 17 दिसंबर 1926। 17 दिसंबर 1926 को लाला लाजपत राय का बदला लेने हेतु इन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। किसको, सैंडर्स, ये नाम याद रखना। सैंडर्स को गोली किसने मारी थी, सरदार भगत सिंह ने। लाला लाजपत राय को जो है दोस्तों लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाला यही सैंडर्स था और इसीलिए यहाँ पर लाठीचार्ज देखो क्यों हुई थी ये भी समझना दोस्तों। साइमन गो बैक के नाम से नारे लग रहे थे, साइमन आ रहा था, ठीक है, आप जानते हो। और उसका विरोध करने लाला लाजपत राय ने भीड़ एकजुट करी और उनका नेतृत्व किया। ऐसी स्थिति में लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज में उनके सिर पर लगी और फिर कुछ समय बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसी बात को ध्यान में रखकर, इस बात का बदला लेकर इन्होंने सैंडर्स पर क्या करवा दी दोस्तों, गोली चलवा दी, ठीक है। ये बात आप जानते हो। फिर बात समझते हैं 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल 1929 को संसद में बम फोड़कर ट्रेड डिस्प्यूट कानून का विरोध किया। दोस्तों 1929 का ये एक्ट जो है हमेशा याद रख लेना, कौन सा दोस्तों, ट्रेड डिस्प्यूट कानून, इसको बोलते हैं व्यापार विरोध अधिनियम। इस व्यापार विरोध अधिनियम की विशेषता समझना दोस्तों, इसमें क्या था, इसमें जो है श्रमिक है उनको दोस्तों बिना किसी अनुमति के कहीं भी जो है आंदोलन करने की अनुमति नहीं थी। आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही किसी भी व्यापार के या किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आप बिना अनुमति के करोगे तो आप पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। तो इस बात का विरोध करने हेतु इन्होंने कहाँ पर बम फोड़ा दोस्तों, संसद में। और इसी बात को ध्यान में रखकर फिर केस चला और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब दोस्तों, 1931 को। तो याद रखना 23 मार्च 1931 को ये क्या हो गए, शहीद हो गए। तो ये सारी बिंदु थे हमारे सरदार भगत सिंह के बारे में और ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है, सारी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको कई बार आप एग्जाम में देख चुके होंगे, है ना। विश्व रेबीज दिवस दोस्तों, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाएगा आज ही के दिन, मतलब 28 सितंबर को।
28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और यह 2007 से मनाया जा रहा है। ठीक है, देखो ये है दोस्तों एक प्रकार का वायरस। रेबीज क्या है? वायरस। ठीक है, याद रखना रेबीज क्या है? एक वायरस है। रेबीज में होता क्या है दोस्तों, यह जो है जो एनिमल्स रहते हैं, पशु रहते हैं, इनसे फैलने वाली एक बीमारी है। जैसे कुत्ता, भेड़, इनके जो सलाइवा रहता है, इस सलाइवा से यह जो है बीमारी फैलती है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें प्रभावित अंग जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रभावित अंग क्या रहता है। तो प्रभावित अंग रहता है इसमें नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र जो है ये इसमें क्या होता है? प्रभावित होता है। जो नर्वस सिस्टम है ये प्रभावित होता है। व्यक्ति जो है मनोरोगी हो जाता है और उसका मानसिक संतुलन धीरे 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 खोने लगता है और एक समय में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि इसे टीके से रोका जा सकता है। दोस्तों इसके टीके भी लगते हैं, आप जानते हो, ये जानवरों में भी लगते हैं। जो कुत्ते बिल्ली ये पालते हैं ना, ये अपने कुत्ते बिल्ली में रेबीज का टीका लगवाते हैं ताकि उसके द्वारा यदि वो रेबीज टीके से अगर मान लो किसी जैसे डॉग है, एक कुत्ता है, उस कुत्ते को समय पर ही जो है रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वह किसी व्यक्ति को काट लेता है तो रेबीज का खतरा लगभग लगभग कम हो जाता है। हालांकि फिर भी हमें रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। अमूमन अगर देखा जाता है दोस्तों, यदि आपको आपके आसपास आप गांव क्षेत्र जहां भी रहते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको किसी कुत्ते, बिल्ली या ऐसे जानवर ने काटा है जिसके नाखून आपके या तो नाखून हो या दांत हो आपके शरीर पर लग चुके हैं, तो आप 72 आवर्स मतलब 72 घंटे के अंदर जाकर रेबीज का टीका लगवा सकते हो। आप बोलते हो ना कि यार मुझे कुत्ते ने काट लिया, मैं इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहता, लेकिन आपको ऐसी स्थिति में इंजेक्शन लगवाना चाहिए। रेबीज का टीका लगवाना और रेबीज के इंजेक्शन जो है लगते हैं दोस्तों, आप यदि आपके साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं हो तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि ऐसी भविष्य में आपके साथ कभी कोई घटना ना हो, लेकिन इस बात का याद रखें। देखो अब इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित है, 72 घंटे के अंदर हमें इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए दोस्तों। वायरस से होने वाली यह बीमारी है। प्रभावित अंग आपने देख लिया, 2007 से इसे मनाया जा रहा है। इसके खोजकर्ता कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके हैं लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर जो है इसके क्या है दोस्तों, यहाँ पर खोज करता है, ये बात भी याद रखना। और इन्होंने एक 9 वर्ष के बालक को जब रेबीज हुआ था तो उसको दोस्तों ट्रीटमेंट दिया था और उसको बचाया था। और 28 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन लुई पाश्चर जो है इनका क्या हुआ था दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये देखो हाथ पर इस प्रकार देख रहे हो आप, यहाँ पर एक कुत्ता जो है काट रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। चलो बात करते दोस्तों आगे। भव्य भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इंपोर्टेंट दोस्तों, भव्य भारतीय कला इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। कहाँ पर? हैदराबाद। हैदराबाद में भव्य भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह क्या है इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। 29 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक यह चलेगा, मतलब कल से इसका प्रारंभ होने वाला है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना। आयोजन करता कौन है? इंपोर्टेंट है दोस्तों, आयोजन करता, आप आयोजन करता देखना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। हैदराबाद के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति नीलयम में इनका क्या होगा दोस्तों, आयोजन होगा। तो आयोजन करता कौन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो, और इस क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। चलो, 8 दिवसीय इस महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया जाएगा। मतलब दोस्तों किससे संबंधित है ये? सांस्कृतिक विरासत से। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज में आप इसको समझ लीजिए। जिससे आगंतुकों को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की जीवन कला, शिल्प, संगीत, नृत्य और पाक कला का आनंद लेने का अनूठा अवसर मिलेगा। इन क्षेत्रों के 300 से अधिक प्रतिभाशाली कलाकार और कारीगर अपनी विविध परंपराओं का क्या करेंगे? यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। यह त्योहार कला, शिल्प, भोजन और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से उत्तर पूर्व की विविध और अनूठी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करता है। देखो दोस्तों, आप जानते हो यह जो भव्य कला का आयोजन है, इस आयोजन में पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल किया गया है और वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में अवेयर किया जाता है। ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पर ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है कहाँ हो रहा है? हैदराबाद। ठीक है, कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में, ये बात याद रखना।
अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने सेरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने वाले कर्मचारियों के लिए पेरेंटल अवकाश की घोषणा की है। दोस्तों पहले तो ये समझो सेरोगेसी होती क्या है, फिर हम बात करेंगे इस प्रश्न की। सेरोगेसी क्या है दोस्तों, वर्तमान में बहुत प्रचलित है ये, और इसमें क्या होता है, बच्चे को जन्म दिया जाता है। अब बच्चे को जन्म कौन देता है, ये थोड़ी सी कहानी समझना। इसमें किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य महिला को शामिल किया जाएगा, जो क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी। जैसे एक पिता है और एक माता है, इन दोनों को क्या चाहिए दोस्तों, एक बच्चा चाहिए। अब लेकिन वो जो माता है, जो महिला है, उस महिला को अपने गर्भ से उस बच्चे को जन्म नहीं देना है। वो चाहती है कि किसी और का गर्भ हम उपयोग करें अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो पुरुष है और जो महिला है, इन दोनों के अंडाणु शुक्राणु को जो है दोस्तों मिलाता है, और उनको मिलाकर एक जाइगोट बनाता है, और फिर जाइगोट को दोस्तों वो किसमें डालता है, जो गर्भ धारण करने वाली जो महिला रहेगी उसके गर्भ में। फिर जो है वो क्या करेगी, उस बच्चे को जन्म देगी। मतलब दोस्तों उसमें जो है अनुवांशिक रूप से उस महिला व पुरुष के ही जो शुक्राणु और अंडाणु शामिल किए जाएंगे, लेकिन वो जो महिला है जो गर्भ धारण करेगी, सेरोगेट उसको बोलते हैं, उस महिला से उस बच्चे को क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। तो ऐसे में दोस्तों वर्तमान में इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर हाल ही में किस राज्य ने सेरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने वाले कर्मचारियों के लिए पेरेंटल अवकाश की घोषणा की है, तो वो है दोस्तों उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है, 4 सितारे लगा लेना दोस्तों। इसमें जो महिला होगी उस महिला को 150 दिन का अवकाश दिया जाएगा, सॉरी 180 दिन का इसमें अवकाश दिया जाएगा, और जो पुरुष है उस पुरुष को भी 15 दिन का इसमें अवकाश प्रदान किया जाएगा। ये है पेरेंटल अवकाश। आप जानते हो यदि कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है और यदि वो ऐसी स्थिति में पहुंचता है, तो उसे दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पर इतने दिन का अवकाश दिया जाएगा उड़ीसा की सरकार द्वारा, अगर वो सेरोगेसी के माध्यम से भी जन्म क्यों नहीं दे रहा हो। मतलब दोस्तों समझना, यहाँ पर सेरोगेसी आपको एक बार और मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा, जो महिला जो जो उस जो बच्चा रहेगा, उस बच्चे के जो असल माता पिता है, उनमें जो उसकी माता रहेगी वह उसको गर्भ से जन्म नहीं देगी, उसको जन्म किसी अन्य महिला के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी कहानी आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना, बाकी आप अच्छे से समझते ही हो। हाल ही में तिरुपति लड्डू विवाद चर्चा का विषय बना है, यह किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों तिरुपति तिरुपति का जो लड्डू है दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, जिसके घी में कुछ अलग अलग सोर्सेस की जो है पता चला है, जिसमें चर्बी वगैरह, मांस वगैरह, इन सारी चीजों का अभी क्या है, खुलासा हुआ है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यह जो है तिरुपति लड्डू विवाद जो है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप याद रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहानी अच्छे से याद रखना। बात करते दोस्तों, हाल ही में जापान का अगला प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। जापान ने अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है, और उसका नाम है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा को हाल ही में जो है दोस्तों यहाँ पर जापान का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले फुमियो किशिदा थे। ठीक है, आप यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं दोस्तों, पोएटो गार्टन चिनावट, ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। इससे पहले थाईलैंड का प्रधानमंत्री कौन थे, ताकसिन चिनावट। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते दोस्तों अगर जापान की, तो अभी हाल ही में भारत ने जापान को दोस्तों एशियाई शक्ति इंडेक्स में क्या कर दिया दोस्तों, एशियाई पावर इंडेक्स में पीछे कर दिया है। मतलब पहले जो है जापान चौथे नंबर पर था, तीसरे नंबर पर था एशिया की पावर में, और अब ये जो है चौथे नंबर पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीसरे नंबर पर हमारा भारत आ चुका है। इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है, पहला यूएसए और दूसरा चीन है, तीसरा हमारा भारत एशियाई शक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, पहले हम चौथे नंबर पर थे, अब जो है हम तीसरे नंबर पर है, ये बात भी याद रखना। फिर बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की। पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर किस नाम से एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल की शुरुआत हुई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हमारे देश में जो है दोस्तों एक नई पहल शुरू हुई है, जिसका नाम है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। यहाँ पर 4 सितारे लगा लेना, इस बात को याद रखना, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी। क्यों, क्योंकि यह जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन स्थल विश्व पर्यटन दिवस के रूप में शुरू की गई है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये किस देश से संबंधित है। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है ब्रावो, आपने इनका डांस तो देखा ही होगा यदि आप क्रिकेट प्रेमी हो तो। ठीक है,
और इनके नाम से एक सॉन्ग भी है दोस्तों, डीजे ब्रावो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद आ गया होगा, ये जो है दोस्तों वेस्ट इंडीज से संबंधित है और ये वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर याद ये रखना है दोस्तों कि इनको दोस्तों है आईपीएल में भी अभी जो हमारा गौतम गंभीर जो है, गौतम गंभीर कहाँ के कोच थे, ये थे के कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो हाल ही में ये स्थान लेंगे अब किनका दोस्तों, गौतम गंभीर का। अभी चर्चा का विषय है, अभी ये जो है बात सामने आई है और हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पर संन्यास ले लिया है। फिर बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक इंपोर्टेंट है। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर है, तो भारत दोस्तों 39 स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है दोस्तों यहाँ पर स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये याद रखना। पहले नंबर पर कौन है, स्विट्जरलैंड, और सेकेंड नंबर पर दोस्तों कौन है, स्वीडन, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। भारत इसमें दोस्तों किस स्थान पर है, 39 स्थान पर है। विपो इसे लॉन्च करता है दोस्तों। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसके द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर जारी किया जाता है। और 133 देशों में भारत के स्थान 39 रहा है। यदि 2023 की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 132 देशों में भारत का स्थान था उस समय कितना, 40, मतलब भारत ने एक स्थान का क्या किया, यहाँ पर इजाफा किया है। 40वां नंबर था 2023 में और अभी जो है 39 क्रम पर है हमारा भारत, ठीक है। याद रखना दोस्तों, स्विट्जरलैंड इस पर पहले नंबर पर है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वंचितों के लिए वंचितों को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली रूप से लॉन्च किए हैं। यहाँ पर वंचित वर्ग को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो है इन्हें लॉन्च किया गया है और इनकी संख्या है दोस्तों यहाँ पर 3। ये याद रखना, इनकी संख्या कितनी है, 3 है। ये रिमोट के माध्यम से हमारे मोदी जी जो है इसको क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन जो है, इसके तहत स्वदेशी रूप से विकसित इन कंप्यूटिंग सिस्टम की लागत कितनी है, 130 करोड़, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर तैनात किए जाएंगे, पुणे, दिल्ली और कलकत्ता, देश के 3 क्षेत्रों में यहाँ पर जो है इनको क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तैनात किया जाएगा। ये बात भी याद रखना इन सुपर कंप्यूटर्स को। बात करते हैं भारतीय रासायनिक परिषद आईसीसी द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। भारतीय रासायनिक परिषद की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर दीपक सी मेहता जो है, इनको क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखो ये है हमारे चेतन जी, ठीक है। और 59वें क्रम का ये जो है आईसीसी वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है और कहाँ पर किया गया है दोस्तों, यह मुंबई में किया गया है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, चेतन जी यह दूरदर्शी उद्योगपति नेता और दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी है, ठीक है। ये बात यहाँ पर याद रखना, दीपक सी मेहता, ठीक है ना, सॉरी इनका नाम है दीपक सी मेहता, ये याद रखना। और इन्होंने दोस्तों क्या है दोस्तों, हाल ही में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलो ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। फिर बात करते हैं हमारे कल के क्वेश्चंस की। कल के क्वेश्चंस को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, अब इनका एक बार जल्दी से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। चलो बात करते हैं पहले प्रश्न से, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर 26 सितंबर को यह मनाया जाता है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है। और ये राजस्थान के सूरसागर से संबंधित है और बीजेपी की विधायक रही है दोस्तों, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो यहाँ पर इनका नाम भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी। हाल ही में मेक इन इंडिया के इंडिया ने अपने कितने वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया दोस्तों, यहाँ पर 10 वर्ष हो चुके हैं मेक इन इंडिया को। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मेक इन इंडिया जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। 2014 में हुई थी, लेकिन पूरी डेट मुझे आप यहाँ पर मेंशन करना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार हाल ही में कौन सा देश एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी दोस्तों, जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो भारत जो है तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा हमारा
भारत, और चौथे नंबर पर आ चुका है दोस्तों अब जापान, जो पहले तीसरे नंबर पर था। सारी चर्चा इसकी भी हमने अच्छे से कर ली थी। बात करते दोस्तों वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम, जिसे X4 के नाम से भी जाना जाता है, इस मिशन का संचालन कौन करेंगे? तो हमारे शुभांशु शुक्ला जो है दोस्तों इस मिशन का क्या करेंगे, यहाँ पर नेतृत्व करेंगे। देखो अब भारत से ये नेतृत्व करेंगे। थोड़ी सी बात समझना, भारत और अमेरिका के मध्य एक समझौता हुआ था दोस्तों पिछले वर्ष, और उस समझौते में ऐसा बोला गया था कि अमेरिका जो है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मिशन चलेगा एक्सियोम 4, इसमें दोस्तों क्या करेगा, भारत के एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाएगा। तो उस बात को पूरा करने के लिए यहाँ पर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है, और इनको जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी को हम पूर्ण विराम लगाते हैं, और आज हमने दोस्तों 27-28 सितंबर का तो करंट अफेयर्स देखा, प्लस 26 सितंबर का भी करंट अफेयर्स हमने रिवीजन के रूप में देख लिया है। दोस्तों इस ऑपरेशन सीरीज में इन 20 मिनट को आप अच्छे से देखिएगा, आपका प्रतिदिन का जो करंट अफेयर्स है इस 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इसको डबल स्पीड से देखोगे तो आपको लगभग 10 से 15 मिनट में आपकी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों अन्यथा तो बहुत सारे तथ्य हैं, यदि आप करंट अफेयर्स की बात करोगे तो बहुत सारा करंट अफेयर्स रहता है एक दिन का, लेकिन आपकी एग्जाम के लिए कौन सा जरूरी है, कम समय में कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो, इसी बात को ध्यान में रखकर आपके लिए मैं सारी यही चीज़ें जोड़कर लाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप करंट अफेयर्स की क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।